ऑल्दो जो बेसिक है वो तो सेम ही रहेंगे चाहे आप 2030 में दो, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि 21, 22 और 23 की भी जो प्रेपरेशन अभी स्टार्ट की है उनके लिए भी बहुत कुछ है जो बेसिक के अंदर उनको सीखना है। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2 अप्रैल का क्या क्या इसके अंदर है। अनब्लाइंडिंग, अच्छा पहले कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनब्लाइंडिंग, माइक्रो सर्जरी, साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अभी स्टूडेंट ने एक ने बोला कि सर जीएसटी के बारे में उसने डाउट पूछा है, तो जीएसटी कल हमारा है तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि डिटेल के अंदर डिस्कस करना पड़ेगा कैसे कैसे अभी जो पोस्ट कोविड भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्योंकि ये हमारा टॉपिक एक एनालिसिस के बेस के ऊपर रह जाता है। ठीक है, अभी कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कमेंट के अंदर किसी ने लिखा था कि सर जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म के बारे में मैंने बताया था कि जब डिबेट हुई तो उन्होंने बोला कि सेकुलरिज्म को ऐसा हम प्रेम्बल के अंदर नहीं रखते, क्यों? क्योंकि अदरवाइज हमें जो 25 to 28 आर्टिकल वो उनका फिर रेलिवेंस नहीं रह जाता। रीज़न ये था कि जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है, अब हम देखते हैं सेकुलरिज्म की डेफिनेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, हमारे लिए ऑल रीजन आर सेम है ना, तो इक्वल रखते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री के लिए बिल्कुल सेपरेटेड। तो जब 1950 के करीब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे इन्होंने ये बोला कि अगर हम सेकुलरिज्म का वर्ड जो प्रेम्बल के अंदर डालते हैं तो उसकी बाद में इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, तो उनको ये डर था कि अगर ये इंटरप्रिटेशन वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से हुई तो उसके हिसाब से जो 25 और 28 तक जो जाते हैं हम, तो वहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं उनको फिर ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जो हमने 25 to 28 की इंटरप्रिटेशन वेरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने की, उसके बेसिस के ऊपर सेकुलरिज्म की एक अलग से डेफिनेशन जो एस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो यही डर था, इसलिए वहाँ पे तब उसको डाला नहीं गया। ठीक है, Should I go for last 1.5 year current? I am religiously following your analysis and basic. अगर तो आपने 2020 के अंदर देना एग्जाम तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो लास्ट ईयर का प्री है उससे आगे वाले करो, सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर आप उतना भी करके आपके पास टाइम बचता है तो फिर और पीछे जाना, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्लेसिबो। देखो प्लेसिबो क्या है, आपने पढ़ा होगा कि देखा भी होगा कि आपके बहुत बार क्या होता है, आप गांव में जाते हो या कहीं पे भी, स्पेशली हम विलेजेस से हैं तो वहाँ पे ये काम चलता है कि लेडी है घर की, वो बोलती है कि भाई मेरे दर्द हो रही है यहाँ पे वहाँ पे दर्द हो रही है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को भी पता है इसका रोज का यही है ना, और वो उसको एक ऐसे मेडिसिन दे देता है कि और तू ठीक हो जाएगी। तो अब मेडिसिन खाते ही उसको लगता है कि मैं एकदम ठीक होगी, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है। ठीक है जी, डमी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मान लो देखो एक होता है आरसीटी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, मान लो कोई भी मेडिसिन है आपके पास। ठीक है जी, अब मेडिसिन को टेस्ट भी तो करना है, लेकिन मेडिसिन को टेस्ट कैसे करें, तो उसके लिए 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, लोगों के 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है जी, एक ग्रुप को मान लेते हैं कंट्रोल मतलब कि एक ग्रुप को हम जो कंट्रोल ग्रुप है इसको प्लेसिबो देंगे, एक डमी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन इस ग्रुप को पता नहीं होगा कि इसको डमी ट्रीटमेंट मिल रही है, और दूसरे ग्रुप को हम वो मेडिसिन देंगे जो हमने टेस्ट करनी है, और बाद में दोनों को चेक किया जाएगा। याद रखना, ये कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी किसी भी लोग को, चाहे वो ग्रुप ए का चाहे बी का, किसी को भी मेडिसिन का नहीं पता भी कौन सी उसको ओरिजिनल मिल रही है, प्लेसिबो मिल रही है। उसके बाद ये दोनों का चेक किया जाता है कि जो रिजल्ट क्या आ रहा है। अब देखो प्लेसिबो वाला डमी ट्रीटमेंट है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आप जिसको मेडिसिन दे रहे हो तो इसके ऊपर इंप्रूवमेंट आई इस कंट्रोल के कंपैरिजन या नहीं, ये हम टेस्ट करते हैं। तो जब कोई इंफॉर्मेशन हम क्या बोलते हैं, रिलीव नहीं करते हैं ना, रिवील, सॉरी मेरे मुंह से ये निकला है, तो रिवील नहीं करते जब कोई इंफॉर्मेशन हम एंडिंग कर दो।
अनब्लाइंडिंग मतलब अब उनको, क्योंकि वैक्सीन हमारी आ गई है और ये 45 साल से ऊपर लग रही है, तो ये बोलते हैं कि उनको अभी ब्लाइंडिंग की जरूरत नहीं है, अनब्लाइंड करके वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ब्लाइंडिंग बेसिकली क्या है, एलिमिनेट बायसनेस। क्यों? अब मान लो जैसे सपोज करो आपने ब्लाइंडिंग नहीं की, अब बी ग्रुप को भी पता है मुझे कौन सी मेडिसिन मिल रही है, ए को भी पता है मुझे प्लेसिबो मिल रही है। अब जैसे ए को पता है मुझे प्लेसिबो मिल रही है डमी ट्रीटमेंट, तो वो उसका नेचर ही ऐसा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको दिमाग में चला गया एक बार, ठीक है। और बी को अगर पता है, सपोज करो उसको मेडिसिन ओरिजिनल मिल रही है, अगर तो ये कंपनी ने मान लो बंदा खरीद ही लिया, कंपनी ने खरीद लिया बंदा, है ना, जिस कंपनी ने रिसर्च के लिए टेस्ट कर रही है मेडिसिन, फिर तो वो कंपनी के फेवर में करेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना, इस मेडिसिन बड़ी अच्छी है, ये तो भगवान का वरदान है। अगर मान लो अगेंस्ट है तो वो कहेगा नहीं अच्छी। तो यहां पे जो हमारा टेस्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल राजवीर ने बोला कि मेरे बिल्कुल डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, जो भी कल भी क्वेश्चन बच्चों ने लिखे थे मैं डेफिनेटली वो कवर करूंगा, मेरी नॉलेज के अंदर है। तो अगर मान लो ये कंपनी ने अगेंस्ट है तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मान लो किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा जो वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन का जो टेस्ट है, ट्रायल है, वो एकदम से अच्छा आता है, अगर नहीं तो ये बायस होता है। अब इसी के ऊपर आपको पेपर 4 के अंदर भी क्वेश्चन आ जाएगा। पेपर 4 के अंदर कैसे क्वेश्चन होता है कि आप जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो क्या वो एनिमल के ऊपर एथिकल है, नंबर 1। तो वहां पे क्या है कि मान लो आपने ये सोच रहे हो कि ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एड्स का टेस्ट हुआ था जब, तो एड्स की मेडिसिन का टेस्ट हुआ था, बहुत सारे रैट्स ऐसे ही मार दिए थे इन्होंने, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो ह्यूमन बीइंग के लिए इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो डिबेट ये है कि क्या हमें एनिमल के ऊपर ट्रायल करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या रहता है कि भाई कुछ एनिमल को मारने के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि यूटिलिटेरियन थ्योरी, कि भाई बेनिफिट टू द मोस्ट, है ना, मेजोरिटी ही सब कुछ है। तो अगर आप ये बोलते हो कि भाई रैट्स को मार के अगर आपको ग्रेटर ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो आप बोलते हो एथिकल है। लेकिन दूसरी बात कि क्या ये गारंटी है कि ह्यूमन को एट ए लार्ज स्केल वो बेनिफिट देगा, ये कोई गारंटी नहीं है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, जब एड्स का टेस्ट हुआ था तो बहुत सारे एनिमल मर गए थे, लेकिन रिजल्ट भी हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, आई विल आस्क, ओके, मैं देता हूं आंसर अभी, ठीक है। तो पहले इसको सुन लो, उसके बाद मैं इसका डिस्कस करता हूं, ठीक है जी। तो सवाल ये है कि क्या इनमें से एथिकल कौन है। एथिकल आपने क्या लिखना है एग्जाम के अंदर, आप ये लिखोगे एथिकल के केस के अंदर के कुछ अगर हम एनिमल के ऊपर टेस्ट करते हैं तो उससे हम बहुत सारी ह्यूमन बीइंग की लाइफ बचा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा कि अगर एनिमल के ऊपर अगर हम डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करें तो वहाँ पे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हमने उसके प्रायोरिटी जो इम्पैक्ट देखे नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट क्या है कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये इफेक्टिव होगी मेडिसिन, पहली बात। दूसरी बात कि एनिमल भी एक ह्यूमन नहीं, सोशल एनिमल बोल सकते हैं। आजकल तो सोशल एनिमल वो भी बन गए, हम भी सोशल एनिमल ही है ना। एनिमल भी एक क्या है, भगवान का रूप ही है ना। तो एनिमल भी एक लाइफ है, जब लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग की, तो लाइफ का मतलब लाइफ होता है, ठीक है जी। तो वहां पे आप ऐसा नहीं कंपेयर कर सकते कि ह्यूमन बीइंग की जगह आप एनिमल को टारगेट करो, ठीक है। तो फिर आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि भाई ठीक है टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी और कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एथिकल ये नहीं है। अगर आप बोलोगे एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करना अनएथिकल है या एथिकल है, इसका तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो डॉक्टर या जो क्लिनिशियस है ना, अब वो बंदा या जो रिसर्चर जो टेस्ट कर रहा है उसका प्रोसीजर एथिकल होना चाहिए। मतलब अगर वो एनिमल के ऊपर कर रहा है तो वहां पे मिनिमम हार्म होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी कर रहा है वहां पे मिनिमल हार्म होना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज अबाउट एथिकल प्रोसीजर, नॉट लाइक दैट वेदर द टेस्टिंग ऑन एनिमल और ह्यूमन बीइंग इज एथिकल और नॉट। द क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोसीजर, ये आपका आंसर वहां से निकलेगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड हो रहा है। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो ब्लाइंडिंग और अनब्लाइंडिंग का समझ आ गया। ब्लाइंडिंग मतलब आपने कुछ रिवील नहीं किया, लेकिन अनब्लाइंडिंग रिवील कर दिया। दूसरी बात,
अगर आरसीटी के अंदर मान लो सपोज करो आपने एक नई मेथड लेके आए सर्जरी का, ठीक है जी, तो आप वहां पे सर्जरी करोगे? ऐसे नहीं कर सकते, है ना, तो ये सर्जरी के लिए यूज नहीं होता। तीसरी बात, लेट अस सपोज करो कि आपने कोई ऐसी, जैसे एड्स वाली मेडिसिन की बात कर लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ए ग्रुप को भी एड्स है, बी को भी, एक को आप प्लेसिबो दोगे, दूसरे को मेडिसिन। मान लो कुछ समय बाद जाके जो जिनको मेडिसिन दी वो एक इफेक्टिव मेडिसिन बन जाती है, लेकिन जिनको इतने टाइम प्लेसिबो दी उनकी लाइफ डेंजर के अंदर आ गई। तो ये इसका जो क्रिटिसिज्म भी है। आरसीटी को बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, ट्रायल का, ठीक है जी, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ट्रायल आपको पता है बहुत सारे ट्रायल अभी न्यूज़ के अंदर भी चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल देके ही सारा समझाया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, ठीक है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन से बनाई है, ठीक है। तो कोविशील्ड है, ये किससे बनी है? वीकेंड से। दोनों में फर्क क्या है? देखो, अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, आइडियल की बात करता हूं मैं, अभी इंडिया के अंदर मान लो गवर्नमेंट के रिजल्ट है ना, अब वो रिजल्ट इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। क्यों इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है आरसीटी के अंदर ब्लाइंडिंग और दूसरा ये सब जो भी जब हम ट्रायल करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर कुछ रिवील नहीं करना होता, तभी आपको उसकी एफिकेसी कितनी है और उसके वो कितनी सफिशिएंट है उसको कम करने के लिए तब पता चलेगा। लेकिन ये प्रोसीजर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता भी किसी को कुछ पता ही ना हो, है ना। मान लो मैंने आपको बताया, सपोज करो ये कोई भी वैक्सीन कंपनी है, अब वो ट्रायल कर रही है तो वो बता सकती है उनको भी आपको मेडिसिन मिल रही है, अच्छे रिव्यू दो और अच्छी इंप्रूवमेंट होगी तो यहाँ पे इनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो अब बात करते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, है ना। तो कोवैक्सीन कोविशील्ड ये इनएक्टिवेटेड है, ये वाली वीकेंड है। मतलब अगर कोई भी वायरस इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ साइंस की, जो क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग बेस्ड है, ठीक है। तो ये इनएक्टिव हमारी बॉडी के अंदर गया, ठीक है। अब इनएक्टिव हमारी बॉडी के अंदर गया तो ये हमारी बॉडी के लिए इतना हार्म नहीं होगा। आइडियली क्या होना चाहिए, अगर इनएक्टिव है तो यहाँ पे जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो आप वायरस भी दे रहे हो वो भी इनएक्टिव है। दूसरा कि जब हमारी बॉडी के अंदर ये गया इनएक्टिव है ना, तो इसका ये इतना इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं करता जो कोवैक्सीन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि ये जो है ये एक शॉर्ट टर्म आपके अंदर क्रिएट करेगी इम्यूनिटी। दूसरी बात, अगर मैं कोविशील्ड की बात करूं, वीकेंड की बात कर रहा हूं, जो वीकेंड हम जिस भी वैक्सीन के अंदर यूज करते हैं ये थोड़ा वीक है, डेड नहीं है। वीक है इट मीन्स कि ये आपकी बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी बॉडी को जो ऊपर इम्पैक्ट, जो उस टाइम पे साइड इफेक्ट या इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है वीकेंड का। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी। अब देखो, मान लो आपकी बॉडी के अंदर ये थोड़ा मल्टीप्लाई किया तो आपकी बॉडी फिर भी ओवरकम कर गई, इम्यूनिटी आ गई, तो ये इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू इनएक्टिव। बस ये है हमारा बेसिक, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर क्या कोवैक्सीन, इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक गिविंग द स्टेटस ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। ठीक है, मैं डिस्कस कर लूँगा। देखो, आयुर्वेदिक डॉक्टर को बेनिफिट ये है कि जो WHO ने 1000 बोला है ना, 1 डॉक्टर पर 1000, तो उसके हिसाब से बेनिफिट है हमारे पास कि हमारा जो डॉक्टर का नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। नेगेटिव ये है कि जो एक्चुअल प्रोसीजर है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, अगर आप एलोपैथी की बात करो तो वहाँ पे एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर और ये सारे रहते हैं। तो उस हिसाब से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसको अच्छा नहीं लग रहा कि क्यों, क्योंकि एक आपका देखो इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म बहुत है, तो उस हिसाब से अगर मान लो कल कुछ ऐसा हो गया है ना, तो या तो उनकी भी डिग्री उस हिसाब से रखो तो फिर तो ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जो उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कि आपने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, आपने एक सर्जन का भी स्टैंडर्ड रखा हुआ, तो यहाँ पे इन डॉक्टरों को बना के आप गलत कर रहे हो। तो बेसिकली ये डिबेट है, ठीक है। इवन आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन को दिस विल हैपन, रीजन बीइंग दैट वायरस विल अटैक अस। अच्छा, एक ने ये भी पूछा कि हमने वैक्सीन ले ली उसके बाद भी हम वायरस कोविड हो रहा है।
उसका रीज़न दो तीन भी हो सकते हैं। एक तो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग गई, ठीक है, हुई नहीं, क्योंकि जो इनएक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के जो रिजल्ट हैं उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा, क्योंकि ना ही वहाँ पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है जी। यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगी, वो तो वेरी करते रहते हैं, और कितने वो ट्रांसपेरेंसी है उनमें कितनी नहीं, उसका भी हम जज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इनएक्टिव अगर आप लोगे तो यहाँ पे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती बॉडी के अंदर, तो हो सकता है कि आपको वायरस दोबारा हो जाए और आपको कोविड हो जाए। दूसरी बात कि जब आप इनएक्टिव को ले रहे हो, ठीक है जी, तो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म रहती है, तब भी प्रॉब्लम है। तीसरी बात कि जो अपना कोविड है, कोरोना वायरस है, अब कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है, हमने डबल म्यूटेशन भी पढ़ी है। तो पहली जो वैक्सीन है वो जब पहले हिसाब से बनाई हुई है हमने जिनोम के हिसाब से, अब मान लो वायरस का ही जिनोम थोड़ा अलग हो गया, अब वो हो सकता है कि वैक्सीन इतनी इफेक्टिव ना हो, तो इसीलिए भी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कौन से वायरस की स्ट्रेन है ना, तो उसके इम्पैक्ट है। तो ये सारे इशू हैं जो हमें आने वाले टाइम में और क्लियरली मिलेंगे कि कौन कौन सी म्यूटेशन है, म्यूटेंट कौन कौन से, हमने डिस्कस भी किया था एक क्लास के अंदर, ठीक है जी। लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम, तो ये मैंने कल, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, तो मैंने कल कहा था कि मैं बताऊंगा, तो मैं लास्ट में बता के जाऊंगा आज, एक्चुअली मैं लास्ट में मुझे याद नहीं रहा। अब देखो ये माइक्रो सर्जरी की बात कर रहे हैं ना, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आपको पता है सर्जरी की या कई नई डेवलपमेंट के ऊपर मिलते हैं हमें, ठीक है। माइक्रोस्कोपी क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है, यहाँ पे आपके कट भी कम लगेगा, ब्लड भी कम आएगा और काम भी हो जाएगा। यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जिससे हम मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है जी। अगर थोड़ी सी चीज़ है हमने विजिबल करनी है अंदर, तो वहाँ पे हम उसको माइक्रोस्कोप से, ठीक है, उसको मैग्नीफाई करते हैं ताकि हमें जो एक्सेस बढ़िया मिल सके। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको इसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट, इसका मैं क्वेश्चन बनाऊंगा जब मंडे को आपकी क्लास होगी, जिसके अंदर मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, ठीक है जी। तो मैग्निफिकेशन के अंदर अगर आपको यूपीएससी ऐसा पूछता है माइक्रोस्कोपी के अंदर सिर्फ एक माइक्रोस्कोप ही यूज होती है, नहीं, ये एक बेसिकली आर्ट है। आपको एक माइक्रोस्कोप नहीं, आपको उस माइक्रोस्कोपी एक माइक्रो लेवल के ऊपर वो ऑपरेशन करना भी आना चाहिए, ऑपरेट करना भी आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये एक वाइडर टर्म है, नॉट जस्ट लाइक के आपने एक माइक्रोस्कोप यूज किया, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो मैं आपको अभी चलो मैं आने वाले क्वेश्चन ही बना के दिखाऊंगा तो आपको अच्छा से समझ आ जाए। पर्पस क्या है? एक ट्रांसप्लांट करने के लिए, एक एम्प्यूटेड मतलब जो कट गया है हाथ वगैरह या कुछ भी उसके अंदर है। ट्रांसप्लांट की हमारे पास गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके ऊपर हम एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इसके ऊपर एडिटोरियल नहीं आया, लेकिन छोटी छोटी न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी न्यूज़ आ रही है, हम फिर भी इसको डिस्कस कर लेंगे, जो भी हमारे लिए यूपीएससी के अंदर इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट ऑल्सो सर्जरी इन द इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल सर्जन। अच्छा मुझे ये बताओ, जो बेसिकली जो सर्जरी जो इन्होंने बोला, जब आप इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो एकदम पीक कैसे की थी? कौन सा एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके थ्रू इंडिया के अंदर सर्जरी पीक कर गई थी? ये क्वेश्चन का जवाब दो। कोई ऐसा मुगल एम्पायर था जिसके टाइम के ऊपर सर्जरी एकदम पीक कर गई थी? अब माइक्रोस्कोप यूज, ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज होती है इसके अंदर, और दूसरा ट्रेनिंग भी चाहिए, ठीक है जी, सर्जिकल साइंस भी चाहिए। एप्लीकेशन क्या क्या है वही बताया मैंने आपको, रीइम्प्लांटेशन, ठीक है जी, उसके बाद ट्रांसप्लांट करना टिश्यू का। तो इसके ऊपर हम रूल्स भी देखेंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गन डोनेशन का बेसिकली हम देखेंगे, ऑर्गन डोनेट होते हैं जो फॉरेन के अंदर जाते हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल देखेंगे। हार्ट वगैरह बहुत जाता है फॉरेन के अंदर, ठीक है जी, रिपेयर करना नर्व्स को, ठीक है, ब्लड वेसल को। तो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको मंडे पता चल जाएगा वो क्वेश्चन क्या है, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। जहांगीर, आई थिंक फिजिशियन वाज ब्रिटिश। देखो फारूक सियार जो जब पीक की थी, मैंने बोला हुआ क्या था, फारूक सियार आपका बीमार था तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उसकी जो बनने वाली वाइफ थी, ठीक है, तो वो उसने बोला कि यो टेस्ट क्लियर करके आओ, ठीक है, तो उसकी अब बीमार था, वो कुछ कर नहीं सकता था। तो ये जब कंपनी गई फारूक सियार के पास उस टाइम पे, तो उसके साथ ना एक सर्जन था, तो अब उसने क्या बोला कि अब गया भाई बादशाह तो बीमार है,
तो जो सर्जन था तो उसने देखा कि यार ये बीमार है तो चलो थोड़ा सा मैं इलाज कर देता हूँ। जब उसका इलाज किया तो वहाँ से एकदम सर्जरी का जो प्रोसीजर था वो इंडिया के अंदर एकदम पीक के चला गया, पीक पे ऊपर। तो वहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, उसके बाद इंसीजन करना, मतलब स्मॉल इंसीजन यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये इसमें स्मॉल इंसीजन होगी तो ब्लड भी आपका कम निकलेगा, बस यही याद करना है। इसके ऊपर बात करते हैं क्वेश्चन की, वो आपको मंडे को मिल जाएगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन की। देखो इसके अंदर हमने 3-4 चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था आई के ऊपर, है ना, तो यूपीएससी के अंदर एक तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी नेमिंग, उसको तो हम अलग क्लास के अंदर रखेंगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन कुछ फैक्ट आप आज भी करेंगे, जैसे कि इनके ट्रॉपिकल साइक्लोन के बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके अंदर आपको थोड़े से एक नया भी आर्टिकल भी आया है, ये डाउन टू अर्थ के अंदर आर्टिकल आया था कि जो क्लाइमेट चेंज से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बढ़ रहे हैं उसका नंबर। लेकिन इस रिपोर्ट को अभी नहीं पढ़ेंगे, इस रिपोर्ट को पहले हम बेसिक के बाद पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं, और एक 2020 के अंदर डेवलपमेंट हुई थी वो भी इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में मोस्टली होते हैं लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया एएनसी होता है, एएनसी। अगर आप बोलोगे कि एंटी साइक्लोन नदन स्फीयर के अंदर क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप यहां से शुरू करोगे, इसको साइक्लोन मानोगे, नदन स्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एएनसी है बेसिकली। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि एएनसी याद कर लेना, कुछ भी ले लो, चाहे इसको एंटी साइक्लोन मान लो नदन हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, चाहे इसको एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज मान लो नदन हेमिस्फीयर साइक्लोन। एक को डायरेक्शन मानना है, एक को आपने साइक्लोन या एंटी साइक्लोन मानना है, तो अपना निकल जाएगा वहां से। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है, एक तो एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होनी है, क्योंकि हमें पता है हाई टेम्परेचर होगा लो प्रेशर होगा, तो वहां पे लो प्रेशर हाई प्रेशर से एयर आएगी और वहां पे पूरा साइक्लोन हमारा क्रिएट होता है। दूसरी बात कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए। आपको पता है इक्वेटर के ऊपर साइक्लोन बनने की कंडीशन नहीं रहती। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। उसके बाद फरमान दिया, क्योंकि उसकी शादी का फरमान भी आया था, तो उसने अपनी शादी के कार्ड के साथ ही उनको फरमान दिया कि भाई ठीक है ले जाओ। ठीक है, तो उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन के कोरियोलिस फोर्स चाहिए आपको, क्योंकि वही डिफ्लेक्ट करेगी। ये भी बेसिक है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लो शेयर विंड, लो शेयर विंड मतलब जो ऊपर जाके विंड डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो हाई शेयर विंड जो है वो क्या करेगी, साइक्लोन को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, विंड शेयर क्या होता है, चेंज इन विंड स्पीड डायरेक्शन, जब विंड स्पीड की डायरेक्शन हाइट के ऊपर जाके चेंज कर देते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास विंड शेयर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसको डिस्टर्ब करेगी। उसका जो ऑलरेडी पैटर्न सेट हुआ, आई बनी हुई है ना, आई वॉल बनी हुई है, उसको डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है जी, तो हाई विंड शेयर क्या है, विल स्लो डाउन स्पिनिंग ऑफ साइक्लोन। ठीक है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। याद रखना, ये वहां पे एग्जाम के अंदर गलत नहीं करना। हाई विंड शेयर जो है ये आपका साइक्लोन को डिक्रीज करती है, बस इतना याद रखना। ठीक है जी, तो ये है क्या, ऊपर जाके जो विंड एकदम स्प्रेड करके उसको डिस्टर्ब करती है, वो विंड को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नया फैक्ट है, बेसिकली फैक्ट नया भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो जहाँ से हम सोर्सेज से पढ़ते हैं वहाँ पे मिलता कम है, बस ये याद रखना। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, है ना, ये हमें पता है। उसके बाद इंस्टेबिलिटी, मान लो अगर स्टेबिलिटी है तो क्या होगा, हवा नीचे से ऊपर जाएगी और जल्दी ठंडी होकर नीचे आ जाएगी, क्लाउड नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपकी इंस्टेबिलिटी है तो बहुत ऊपर तक क्लाउड जाएंगे और वो वहां पे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वहां पे क्लाउड बनेगा और विंड स्टार्ट, अपना बारिश स्टार्ट हो जाएगी आपकी, वो है। अब आई की बात कर लेते हैं, ये देखो बनी हुई है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, यहां पे होगी, हाँ ये देखो, ये भी है आई वॉल, ये भी है, नीचे ये आई है आपकी। ठीक है, पूरा एरिया। होता क्या है कि मान लो आपके साइक्लोन आ रहा है, अब कोई बंदा खड़ा है, उसको पता है साइक्लोन आ रहा है, वो क्या करता है कि एक बार निकल गया, आगे चला गया, वो कहता है यार ठीक है। अब वो थोड़ा सा आगे जाता है, क्यों, आगे एक बिल्कुल काम क्लियर एरिया मिलता है उसको, जिसको आई बोलते हैं। अब वो आई के अंदर उसको लगा भी सब सेट हो गया, लेकिन जब सेकंड वॉल भी आती है और वो बंदा बीच में चला जाता है। तो ये बहुत बार इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि हम एक वॉल निकलती है, अब सोचते हैं भाई ठीक है काम हो गया, लेकिन जब वो एक काम एरिया आ जाता है हमें लगता है बच गए, लेकिन
यहाँ पे दूसरी वॉल जब आती है बंदा भगवान को प्यारा हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना आई वॉल वाला। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली हमें याद कर, ये तो क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा पंचायत नहीं कर रहा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका है वो जा चुका है। ठीक है, तो उसके अंदर काम इतना करने के लिए, लेकिन उसके रिलेटेड अगर और फैक्ट हैं वो हमें पढ़ने हैं, बस ये याद रखना। ठीक है, ओके। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है जी, इसको पढ़ना पहले। अब बात करते हैं कि बे ऑफ बंगाल के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्रॉन्ग क्यों है एज कंपेयर टू अरेबियन सी, है ना। तो क्या है, एक तो हाई सरफेस टेम्परेचर है, मतलब ये कि देखो आपके पास बे ऑफ बंगाल है, आपके पास अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल के अंदर बहुत सारे आपके रिवर आते हैं। ठीक है जी, रिवर फ्रेश वाटर लेके आते हैं। आपको पता है ये वाटर क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है जी, नीचे जो कोल्ड वाटर है वो कौन सा है, वो हैवी है। ठीक है, तो लाइट वाटर जितना ऊपर आता जाता है, नीचे कोल्ड वाटर है वो आपस में मिक्स नहीं होता, क्योंकि वो बहुत लाइट है और नीचे हैवी है, और अल्टीमेटली यहाँ पे इसलिए वो टेम्परेचर डाउन नहीं जाता इतना, इसीलिए यहाँ पे हाई सरफेस टेम्परेचर रहता है। और बे ऑफ बंगाल के अंदर तो वहाँ पे अपना ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही लो प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरा, टोपोग्राफी। ठीक है जी, यहाँ पे लो टोपोग्राफी है। अगर आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कंपेयर करो तो वेस्टर्न घाट के अंदर आएगा भी, मान लो तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट है और वहीं पे फॉल हो जाता है, ज़्यादा अंदर तक वो क्रिएट नहीं करता। लेकिन ईस्टर्न घाट के अंदर तो है ही नहीं ऐसा, तो वहाँ पे मैक्सिमम डैमेज भी है। तीसरा, जो आप बे ऑफ बंगाल के इधर अपना पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन रीजन पे जितने जनरेट होते हैं तो साथ में इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर ट्रैवल करते हैं। रास्ते में इतना कोई बहुत बड़ा बैरियर भी नहीं है। ठीक है जी, और फिर अरेबियन सी के अंदर मोस्टली जो है वो लोकल होते हैं। ठीक है जी, लोकल होते हैं इसलिए वो जल्दी ही कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये हमने याद रखना है कि जो बेसिक फैक्ट है। ठीक है जी, उसके बाद वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन, या हाँ एक और फैक्ट है जो हमने प्री के लिए याद करना है कि जो वीकर ट्रॉपिकल साइक्लोन है वहां पे आई आपकी इतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं होती। तो ये आई के लिए एक अलग फैक्ट है जो हमने और उसमें ऐड ऑन करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ चुका है। ठीक है जी, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए थोड़ी वेल डिफाइंड होती है। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। वहां पे जो वीक है वहां पे हाई एंड थिक क्लाउड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपने साइक्लोन तो पढ़ा ही होगा, है ना, हर एक ने, तो इसलिए मैं उसके अंदर बेसिक के अंदर पहले साइक्लोन कैसे बनता है उसके अंदर मैं ज़्यादा गया भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्री का काम का है जहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं उसको मैंने बताया। देखो आईएमडी ने ये बोला है सुपर साइक्लोन किसको बोलते हैं, आप किलोमीटर पर आवर के अंदर याद कर लेना। 221 किलोमीटर से आगे अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो उसको हम सुपर साइक्लोन बोलते हैं। इसका मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट भी लो, आपको पीडीएफ के अंदर भी मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, खास करके यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत सारे सुपर साइक्लोन फॉर्मेशन हो रही है जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कितनी स्पीड, एक स्टेटमेंट आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता है अलग अलग नाम है, टाइफून है, विली विली है ना ऑस्ट्रेलिया के पास, उसके बाद साइक्लोन है इंडियन ओशन के पास। ठीक है जी, अटलांटिक और इधर पैसिफिक यहाँ पे भी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अपना हरिकेन्स बोल देते हैं। तो बेसिकली है तो वही फंडा, लेकिन नाम अलग अलग एरिया के हिसाब से रखे गए। तो नेमिंग ऑफ जो साइक्लोन है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी डिटेल के अंदर पहले एक कई बार स्टार्टिंग के अंदर वुमेन के नाम पे भी रखते थे, तो फिर वुमेन ने हड़ताल की, भाई ये क्या काम कर रहे हो हमारे ऊपर साइक्लोन। अब जब आ गया तो वो आजकल तो वुमेन का आगे तो आगे आगे भागते थे लोग। ठीक है, वुमेन के नाम लेते थे, क्यों, साइक्लोन। अब दूसरा बात, अभी रिसेंटली ये बताना कि भाई इंडिया ने, मतलब जो इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन की नेमिंग के अंदर कंट्रीज ऐड की गई हैं, और कंट्रीज ऐड की गई हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, वो कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इंडिया के साइक्लोन ये आप कर सकते हो, कौन कौन सा एरिया, जो डार्क एरिया है ये मोस्ट प्रोन है। ठीक है जी, साइक्लोन के लिए। ठीक है, और जो दूसरा है जैसे ये वाला एरिया ये लेस प्रोन है। तो ये हमने आपने मेंस के, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अच्छा, तो ये अगर आपने मेंस में करना है तो ये आप पिक्चर वहाँ से आप मैप बना के थोड़ा थोड़ा साइड में कर देना। ठीक है जी, अब चलते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट क्या बोलती है, जो हमारे लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी,
की पॉइंट क्या बोले, 5% इंक्रीज इन मैक्सिमम साइक्लोनिक विंड। ठीक है, वो बोलता है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, अगर 2 डिग्री सेल्सियस, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, अगर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया तो 5% जो विंड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, स्टॉर्म सर्ज भी इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरी बात। तीसरा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो स्टॉर्म कैरी करते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा प्री के लिए कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, कहता है स्लो मूविंग स्टॉर्म जो है वो जनरली रेनफॉल ज़्यादा कैरी करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मान लो स्टेटमेंट ही ऐसे आ गई कि फास्ट मूविंग जो साइक्लोन है वो ज़्यादा रेन कैरी करते, नहीं, स्लो मूविंग, क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है जी, विंड अपना ऊपर जाती है और ठंडी होती है तो वो सारा सिस्टम चलता है। फिर इंटेंसिफिकेशन, वो जो साइक्लोन है वो इंटेंस भी और हो रहे हैं, है ना, ये तो हमें पता है। पोलर रीजन के अंदर ये बोलता है कि पोलर रीजन पहले वहां पे तो हमने देखा ही नहीं इतना साइक्लोन का, अब उनको भी थ्रेट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। अरेबियन सी, अब इसने भी, जो हमने बात की थी थोड़ी सी अरेबियन सी के बारे में, इसने थोड़ा सा और उसको किया है कि इंक्रीज हो रहा है अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन। क्यों? क्योंकि इसने बोला है जो विंड शेयर है वो डिक्रीज हो रही है। हमने विंड शेयर तो पढ़ लिया कि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी विंड शेयर वो साइक्लोन को इतनी जल्दी बनने नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर विंड शेयर डिक्रीज हो रही है। ये रिपोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। इवन जो IMD के जो एक इंटरव्यू भी आई थी, ठीक है जी, ठीक है ब्रजेश, बोलो क्या डाउट है, वो बोल देना, मैं देख लूँगा। ठीक है, तो अभी एक IMD की इंटरव्यू भी आई थी, उन्होंने, उनसे पूछा गया था कि ऐसा क्या हो रहा है कि अरेबियन सी के अंदर अभी रिसेंटली जो साइक्लोन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि देखो सच हम ये टोटल ऑल ओवर जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो वो भी आपका एक अरेबियन सी के अंदर, ऑल्दो उन्होंने बोला कि बे ऑफ बंगाल के अंदर भी बढ़ रहा है, अरेबियन सी के अंदर भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो और स्टडीज़ हुई तो उन्होंने बोला कि एक मेन फैक्टर जो है वो विंड शेयर है। विंड शेयर की वजह से जो वीक लग रही है वहाँ पे, तो इसीलिए वो वहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं रिसेंट टाइम के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हाँ, 2020 की न्यूज़ है ये, अक्टूबर 2020 की। IMD ने इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम निकाला। मतलब क्या है कि मान लो अगर एक साइक्लोन आया, ठीक है, आप सभी को बोलते कि कोस्टल एरिया से चलो चलो साइक्लोन आ गया, वो ये हो गया, वो तो वो कहता कि उसके डिपेंड, ठीक है जी, तो कितना जो इंटेंसिटी है साइक्लोन की वो कितनी है, उसके डिपेंड के ऊपर हम ये बोलेंगे कि कुछ ऐसी मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें लगता है यार ये इतनी अगर विंड आ गई तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म हो सकता है, तो उसको बोलता है उसको आइडेंटिफाई करो और उनको पहले बोलो कि भाई आप अगर अंदर जाओगे तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म हो सकता है और आपकी जान जा सकती है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ठीक है जी, तो ये हमें याद रखना है। दूसरा, एक्सटेंसिव यूज करना है हाइड्रोलॉजिकल डेटा का। ठीक है जी, उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है वहां पे प्लानिंग सिस्टम, पूरा वार्निंग सिस्टम सेटअप करना है। अगर आपके एग्जाम भी आता है, ठीक है, अगर आपका एग्जाम भी आता है तो एग्जाम के अंदर वहां पे क्या लिखते हैं हम, तो वहां पे आपको एक चीज लिखनी है कि जो भी प्रोसीजर है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज मतलब आपका लोकल, ठीक है जी, पंचायत लेवल से लेके पूरा अपर तक वो सारा कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो वहीं पे लोकल लोगों को मिलेगी। लोकल लोगों को अगर पता है कि भाई साइक्लोन की वार्निंग का सिस्टम क्या है और क्या क्या करना है, तो देन डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। ओके, IMD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है, ये हमें पता है। ठीक है, 1875 के अंदर, याद रखना ये बहुत पहले बन चुकी थी। एक हमारी INC है उससे भी पहले। ठीक है जी, तो ये हमने ट्रॉपिकल कंडीशन भी कर ली, आई भी कर लिया, तो जितने प्री के इफेक्ट थे वो सारे हमने कवर किए। अच्छा, ये भी कर लिया। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन बैंड की, जल्दी से। ठीक है जी, इन्फ्लेशन बैंड देखो, मान लो आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रोथ इंक्रीज हो, लोगों के हिसाब क्या बोलते हैं उसको, हाथ में पैसा आए। ठीक है जी, लेकिन उधर RBI अपनी लगी हुई है, उसने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा आए, तो मतलब RBI को थोड़ा सा पैसा रिलीज करना पड़ेगा ना, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी को। लेकिन RBI वहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगा के रखी हुई है, बैंक लोन नहीं दे रहे, तो दोनों में इम्बेलेंस आ जाता था।
तो इसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला, फिर मॉनेटरी पॉलिसी बना दी, भाई इस पॉलिसी के अंदर 3 बंदे गवर्नमेंट के बैठेंगे, 3 बंदे आपके बैठो और हम इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली जो इन्फ्लेशन का टारगेट जब 5 साल के लिए आरबीआई को जो मॉनेटरी पॉलिसी को दिया जाता है, ये उसी का नतीजा है, ठीक है, कि दोनों के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन रहे, कि जो मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा सा रिलीज रहे तो आरबीआई भी उसी लाइन पे चले, ताकि दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट ना हो और देश की ग्रोथ बढ़े, ठीक है, यही फंडा है। तो यहाँ पे अब इन्होंने रिवाइज किया और उन्होंने वही 4% वाली ब्रैकेट ही रख दी कि 4%, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो 4 ± 2 है, ठीक है जी, मतलब 2 से 6% तक आपने इन्फ्लेशन टारगेट करनी है, रखनी है। इससे अगर ज़्यादा, अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते 9 महीने के लिए, 3 क्वार्टर के लिए लगातार, तो बाद में गवर्नमेंट को रिटर्न जवाब देना पड़ता है आरबीआई को कि क्यों नहीं हुई कंट्रोल, ठीक है जी। टाइड प्रिकॉशन, क्या लिखा है टाइड प्रिकॉशन पे क्वेश्चन आता है? टाइड प्रिकॉशन पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जब तक वो आपका न्यूज़ के अंदर ना रहे, ठीक है जी। तो टाइड प्रिकॉशन के अंदर देखो, टाइड का तो आपने कंसेप्ट पढ़ा ही होगा, ग्रेविटी है बेसिकली, सन मून की है ना, तो वो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, अगर आपका मन करता है किसी दिन कर लेंगे, लेकिन वो उसके अंदर अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हाँ, टाइड एनर्जी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। टाइड एनर्जी ऑफशोर एंड ऑनशोर दोनों, वहाँ पे ऑफशोर के अंदर क्या क्या डिस्टर्बेंस है, साउंड पोल्यूशन, वो वहाँ पे आपको क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। द फाइनल रिकमेंडेशन ऑन एमपी गिवन बाय अरजीत पटेल हैज़ गॉन, क्या इसका नहीं, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया आप क्या बोल रहे हो, दोबारा एक बार लिखो। तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होगी। मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर 4 ऑब्जेक्टिव हैं, याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, एक फ्लेक्सिबल सी चीज़ दी होती है तो हम फंस जाते हैं वहाँ पे। एक तो बिजनेस साइकिल स्टेबलाइज करना है, दूसरा रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी, देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेट स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, उर्जित पटेल आपके आए, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इसको बनाओ। अब ये स्टैट्यूटरी है, मुझे ये बताना, आपकी जीएसटी काउंसिल भी हमने डिटेल के अंदर पढ़ी थी, वो क्या है, उसका स्टेटस क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज हुई आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, 49 वाला नहीं है, 34। कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन देखो, 6 मेंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3 गवर्नमेंट की साइड पे होंगे, 3 आरबीआई के होंगे। आरबीआई के अंदर गवर्नर होगा जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, उसके बाद डिप्टी गवर्नर है और एक पर्सन जो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड सिलेक्ट करता है। गवर्नमेंट के बेस पे जो 3 मेंबर हैं वो अलग से रहेंगे। इनका टेन्योर कितना होगा अब, ठीक है, इनका टेन्योर एक्स ऑफिशियल जॉब, जितनी उनकी जॉब रहती है उस हिसाब से रहेगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि सभी मेंबर का टेन्योर जो है वो 3 साल है या 4 साल है, वो फिर आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल, डू वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर, बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ना है, कम पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर। आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिवाइज होगा, आपका एक रिवीजन। न्यूज़पेपर को आप ये मान के चलो कि रिवीजन है और कुछ नहीं, बस, ठीक है जी। तो आप जितनी बार पढ़ते जाओगे, चीज़ें जो हमने पहले 1 महीना हो गया पढ़ते को, वो बार बार न्यूज़ के अंदर आ रही है, तो अल्टीमेटली आपका रिवीजन हो रही है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो हेड करेंगे एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, वो इसके सिलेक्ट करेगी। अब इनका 4 साल है टेन्यूर एंड नो रीअपॉइंटमेंट। डिसीजन कैसे होगा? मेजोरिटी के बेस पे। और गवर्नर अगर मान लो टाई हो गया तो गवर्नर को वोटिंग का अधिकार है, ठीक है, कास्टिंग वोट। कोरम कितना है? 4 मेंबर, उसके बिना ये माहौल सेटअप नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 जैसे गवर्नमेंट के हैं, मान लो ये वही 3 बैठ के उन्होंने बोला हाँ जी मॉनेटरी पॉलिसी हमने बना दिया कि इतना रखेंगे इन्फ्लेशन उतना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि 3 आरबीआई के बैठ जाए या 3 गवर्नमेंट के, तो एक नंबर बढ़ा के 4 कर दिया कि एक बंदा तो हो उनका, क्योंकि उसको बाद में गालियां भी तो देंगे कि भाई तू वहाँ पे था, तू क्या कर रहा था, वो 3 तो आगे मेला लूट के ले गए, ठीक है। अब मीटिंग लीगली मिनिमम 4 मीटिंग है ईयर के अंदर, बेसिकली ये बाई मंथली 2 महीने बाद हो जाती है, ठीक है। जोन क्या है? 2 to 6% ऑलरेडी बता दिया। अगर 3 कंसेक्टिव क्वार्टर 9 महीने नहीं काम बना तो उसके बाद गवर्नमेंट को रिटर्न देना पड़ेगा और वहाँ पे रेमेडी भी सुझानी पड़ेगी। ग्लोबल जेंडर गैप, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब स्टार्टिंग के अंदर आई थिंक, कि जी जेंडर गैप के अंदर आपके एक तो है सन मेटा प्रेफरेंस, सन मेटा प्रेफरेंस,
सन मेटा प्रेफरेंस मैंने वर्ड यूज़ किया था, ये इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड यूज़ किया था। सन मेटा प्रेफरेंस ये बोलता है, मान लो एक कपल है, उसके अंदर उसके घर के अंदर 3 लड़कियां हैं, तो वो उतनी जल्दी इतना टाइम लगा रहता है जब तक वो वहाँ पे एक मेल उसके घर में ना आए। ठीक है जी, बहुत इवन पंजाब के अंदर भी ये बहुत देखा गया। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे फैमिलीज हैं जहाँ पे 3-4 लड़कियाँ पहले बड़ी हैं और जब लड़का होता है उसके बाद उतने ही बच्चे हैं उनके, तो लास्ट में लड़का है। तो उन्होंने ये बोला कि ये सन मेटा प्रेफरेंस इसको बोला। ठीक है जी, तो ये वाली 3 लड़की जो ऑलरेडी है इनको उन्होंने बोला अनवांटेड गर्ल्स। अनवांटेड गर्ल्स, नाराज नहीं होना किसी ने, सिर्फ टर्म्स है। ठीक है, आप पता है, आप देखो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी घर वालों ने प्यार से पाला है तभी तो कर रहे हो। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कि आप अनवांटेड गर्ल्स हो या नहीं। अनवांटेड गर्ल्स की उन्होंने बोला कि अनवांटेड गर्ल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता इतना एज कम्पेयर टू सन, उसके बाद उनको एजुकेशन नहीं मिलती एज कम्पेयर टू सन। तो आपको देखो एजुकेशन भी मिल रही है, आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अनवांटेड गर्ल्स है ही नहीं, है ना, तो आप तो टॉपर गर्ल्स हो। ठीक है जी, तो इसलिए वो लाइक यूपी एंड बिहार कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशली इन हिंदी लैंड, बिल्कुल ठीक है। इवन पंजाब के अंदर भी ऐसा बहुत देखा गया है कि ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है जी, अनवांटेड गर्ल्स। तो अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह पे है। अगर आप ऑफिस के अंदर जाते हो तो ये रिपोर्ट बोलती है कि वहाँ पे भी ऐसा ही है कि एज कम्पेयर टू मेल फीमेल को कम सैलरी मिल रही है ना। तो ये सारी इशू है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप यूट्यूब पे आओ तो आप देखोगे जो फीमेल वीडियो बनाती हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, लेकिन मेल के लिए। ठीक है, तो फीमेल के लिए इतनी नहीं है। ठीक है, अब इसके 4 डिमेंशंस है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगर हम देखें इसके अंदर इंडिया का रैंक क्या था, 112 2020 के अंदर। ठीक है जी, अब 140 हो गया, देखो कितना डाउन हो गया। ठीक है, ये रिपोर्ट ने बोला। तो अब देखो जो ऐसे देश, अब देखो बांग्लादेश 65, नेपाल, ये मतलब ऐसे देश जिनका हम कहते हैं कि हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो भी हमसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान 153। ठीक है जी, तो अफगानिस्तान 156, भूटान 130। तो आपने ये याद रखना है कि कौन से 1-2 देश इंडिया से अच्छे, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ये नहीं पूछेगा आपको कि कौन कौन से देश इंडिया से अच्छा परफॉर्म किए, नहीं। यूपीएससी ये पूछ सकता है कि भाई इंडिया जो पूरे एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मर था, ऐसे एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं था, बस हमें इतना याद रखना है। देन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी बड़ी है, 3%। मैंने बताया आपको। देखो होता क्या है, अब एक रिपोर्ट आई थी, वो कहती है कि जो जैसे मान लो लोअर, ठीक है, अगर मैं बोलूं फ्रॉम 1 to 5th क्लास, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल की जो पढ़ी हुई लड़कियां हैं प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे जॉब करती हैं ज़्यादातर जो लो एजुकेटेड है। ठीक है जी, जैसे जैसे एजुकेशन इंक्रीज करती है, ठीक है, जैसे मिडिल इनकम आ गई तो वो भी जॉब कर रही हैं। लेकिन जो हायर एजुकेशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे जॉब करती हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब ये कि आपके अगर मान लो कोई पुअर क्लास है तो वहाँ पे जॉब करती हैं लड़कियाँ। आप शहर में चले गए, मिडिल क्लास बन गए, मिडिल क्लास के अंदर भी लड़कियाँ जॉब कर रही हैं, फीमेल वाइफ जॉब कर रही है, हस्बैंड जॉब कर रही है। लेकिन वो बोलता है एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब थोड़ा सा स्टेटस और हाई होता है तो वहाँ पे जो फीमेल है, वो जो वाइफ है, वो जॉब क्विट कर देती है, क्योंकि अब हस्बैंड की सैलरी इतनी होगी कि उसको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एजुकेशन होती है तो वहाँ पे भी जो वुमेन है जॉब करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे आपके पास जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं ना, जैसे मान लो बैंक के हेड हैं, देन डॉक्टर्स, ये वो, तो वहाँ पे जॉब करती हैं। लेकिन दोनों उसके अगर थोड़ा सा नीचे हैं वहाँ पे जॉब नहीं करती। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, प्रोफेशनल टेक्निकल वो भी डिक्लाइन हो रहा है ना। तो इनकम अर्न बाय वुमेन 1/5 है मैन की। तो ये इस रिपोर्ट ने, अब ये रिपोर्ट ऐसा जो यूपीएससी प्री के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ मेंस के लिए आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट मिल गए हैं कि कोई भी, जैसे आप वुमेन के ऊपर कुछ भी लिख रहे हो तो यहाँ से अपनी मर्जी से, मैं फोर्स नहीं करूँगा, जो आपको याद रहता है, सारे नहीं करने, अपनी मर्जी से ही कर लो। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप, उसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल, वहाँ पे भी वर्स्ट परफॉर्मर है। ठीक है जी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखो दो तरह की है।
अगर हम बात करें आपकी लोकसभा राज्यसभा, तो इसका मैंने अभी डेटा दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें लोकल लेवल की, लोकल लेवल के ऊपर हमने रिजर्वेशन भी दे दी वुमेन को, है ना। उसके बाद वुमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है रिजर्वेशन से, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो कंट्रोल है मेल के हाथ में होता क्या है। देखो मान लो आदमी बन गया, लोकसभा राज्यसभा चला गया, उसका बेटा चला गया एक अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका भाई या उसका बेटा कहाँ चला गया, ये चला गया पंचायत इलेक्शन में, यहाँ उसका जो बेटा है एमएलए है, उसकी वाइफ पंचायत इलेक्शन लड़ रही है, तो फैमिली तो वही है, तो चलेगी किसकी, चलेगी तो फिर भी मेल की। तो अल्टीमेटली बोलते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन उनके पास पावर नहीं है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया, हमने जबकि रिजर्वेशन भी दी है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट, बस ये वर्ड याद रखना है आपने, पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद करना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है ये तो। उसके बाद ग्लोबल आईटी रिस्क, ठीक है। तो आपने ये थोड़ी सी जो भी याद करनी है मन से कर लेना, लेकिन ये वाली मिस नहीं करनी, ट्रांजिशन इंडेक्स, कम्पिटिटिव रिपोर्ट, जेंडर गैप, 3 रिपोर्ट तो आपने डेफिनेटली याद करनी है। उसके बाद देख लेते हैं ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए है कि अभी लोकसभा के अंदर उन्होंने बताया कितनी वुमेन है, 78 है, ठीक है जी, यहाँ पे 78 है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के अंदर है 25 अपनी। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट क्रॉस्ड 100। तो ये पहली बार हिस्ट्री के अंदर हुआ कि नंबर ऑफ वुमेन जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर है ये 100 को क्रॉस किया। तो ये बहुत अच्छा द वायर के अंदर ये इन्होंने पिक्चर दी हुई थी, ठीक है, ओके। उसके बाद मीडिया कंटिन्यू, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि मीडिया के अंदर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, हमने आईटी रूल के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यूएपीए लगा देते हैं। मान लो जैसे यूपी के अंदर एक एलिगेशन है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई वो मिड डे मील के ऊपर बनाने जा रहा था, उसको यूएपीए के अंदर डाल दिया। हमने ये भी पढ़ा है कि यूएपीए के अंदर अमेंडमेंट हुई है, उसके अंदर पहले ऑर्गेनाइजेशन बैन करते थे, अब इंसानों को बैन करते हैं, ठीक है। वो भी हमने पढ़ा, डिटेल के अंदर प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, अब अगर आप एडिटोरियल वाली वीडियो को याद करो तो, ठीक है। तो उसके बाद आईटी रूल्स, वो भी एडिटोरियल वाली वीडियो के अंदर पूरे डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किए। तो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट, अभी जैसे जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वहाँ पे मनदीप पुनिया नाम का एक जो रिपोर्टर था, तो उसको भी उठा के वो ले गए थे, है ना। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को ये रिपोर्ट ये बोलती है कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है उसको आप उठा लेते हो, ठीक है। ऑल तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है तो हम उस हिसाब से काम अपना करते हैं। तो यूएपीए बता दिया, मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी कि यूएपीए हमने ये तो पूरा ही डिस्कस कर लिया, इसके बारे में कुछ बोलें क्या। जम्मू कश्मीर के अंदर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर भी डाले हुए, जैसे वहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं उसके जो लोकल एमएलएज थे वो सारे उठा के अंदर हाउस डिटेंशन के अंदर रख दिए थे। तो उन्होंने भी बहुत बोला था कि हमें बंद किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके बाद इंटरनेट स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पे है नहीं, ठीक है। यूएपीए बिल्कुल ठीक है, हाँ बहुत सारे। अबे शर्मा यार क्या है उसके बाद देखो प्राइवेट डेटा एक्सेस, प्राइवेट डेटा मतलब अभी आपने न्यूज़ के अंदर सुना था कि भाई जो गवर्नमेंट, जैसे वो जो फार्मर इशू के अंदर ही हुआ था, वो क्या नाम है उसका, ग्रेटा थनबर्ग, तो वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट ने ट्विटर को लिस्ट दी। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ एडिटोरियल की वीडियो के अंदर, ट्विटर को लिस्ट दी कि ये वाले साइट्स बैन करो। तो जब ट्विटर ने देखा, ट्विटर ये कहता है कि बहुत सारी अपोजिशन और जर्नलिस्ट की जो साइट्स हैं तो उनको हम बंद नहीं कर सकते, हम ट्वीट डिलीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारी गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आपने जब यूएस के अंदर ट्रंप के जब काम हुआ था तो उस टाइम पे आपने सारा कुछ माना था, यहाँ पे आप कुछ नहीं मानते हमारी बात, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा ये बोल रहा है कि कितना गवर्नमेंट ने बोला कि इन साइट्स का, ये वो जो साइट ऑपरेट करता है उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है। तो ये बोलता है वो बहुत ज़्यादा की हुई है। उसके बाद हरासमेंट वो तो हो ही रही है जर्नलिस्ट की, ये हमें पता है, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम भी, माइनॉरिटी के बेस के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये आपके मेंस के लिए सारे फॉर्डर पॉइंट हैं। जब आपको मीडिया के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो यही आपने वहाँ पे लिखने। एक और रिपोर्ट साइड बाय साइड कर लेते हैं, ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे इसकी रिपोर्ट आती है एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट। इसके अंदर ये होता है कि आईपीआर जो
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसके अंदर देखते हैं कौन सी कंट्री ने अच्छा उसको फॉलो किया, पेटेंट वगैरह हो गया है ना। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज करो यूएस के अंदर कोई मेडिसिन बनी, ठीक है, यहाँ पे 100 करोड़ रुपया खर्चा आ गया उस मेडिसिन बनाने का, ये इंडिया के अंदर आ गई, 100 की जगह 1000 लगाओ, ज़्यादा ही होगी, 1000 होगी, इंडिया के अंदर आ गई। अब इंडिया के अंदर ये सपोज करो कैंसर की मेडिसिन है, ये 5000 की बिक रही है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर है। कंपल्सरी लाइसेंस के अंदर क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसी मेडिसिन है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, इंडिया के बहुत की जनता को चाहिए, तो इस 5000 को वो कैंसिल करके 3 साल बाद उसको मास प्रोडक्शन कर सकती है। अब मान लो 5000 की जगह इसकी वैल्यू है 500, इसमें थोड़ी सी रॉयल्टी इस कंपनी को मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन ये बिकेगी 500 में। दूसरे बात के यूएस ये बोलता है कि हमारी कंपनी थी भाई, इतने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका आपने पेटेंट प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ऐसी कंट्री को यूएसए टारगेट करता है, ठीक है। इसीलिए वो अलग अलग कंट्री को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट के अंदर रखता है, तो इंडिया को उसने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। इसी कारण से इंडिया ये बोलता है कि यूएसए ये बोलता है कि अपने जो आईपीआर के रूल्स हैं उनको आप चेंज करो। इंडिया ये बोलता है कि कमर्शियल लाइसेंसिंग डब्ल्यूटीओ के अंदर ऐसा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन डब्ल्यूटीओ उसको अलाउ करता है, तो इंडिया ये बोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल डिजीज है ये बोलते, स्नैपचैट, ये देखो मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि भाई सोशल मीडिया से बच के रहो। अगर आप 15 दिन निकाल के मोबाइल के बिना, तो आप बस कामयाब हो, फिर नहीं आपको कोई रोक सकता, ठीक है। तो यूएस ये बोलता है कि सिंगापुर की ट्रीटी को भी इंडिया को रेटिफाई करना चाहिए। सिंगापुर ट्रीटी किसके बेस के ऊपर है? ट्रेडमार्क के ऊपर। तो बस हमें यही याद रखना है, आपको सिंगापुर जैसे 4 ऑप्शन इधर आए 4 उधर आए, तो वहाँ पे सिंगापुर ट्रीटी लिखा गया किसके साथ रिलेटेड है, तो ये ट्रेडमार्क के लिए। तो हमें इतना ही इसके अंदर मटीरियल चाहिए। सो ये हुआ आज का काम खत्म। हाँ, लास्ट के अंदर मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से कैसे डील करना है। देखो, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से डील करने का बड़ा अच्छा तरीका है। 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपने मान लो अभी एग्जाम देना है इस साल, तो आप क्या कर सकते हो, उसका इंडेक्स बना सकते हो। इंडेक्स के अंदर क्या लिखोगे? इंडेक्स के अंदर आप ये लिखोगे सिर्फ क्वेश्चन। जैसे मान लो हम बात करते हैं कोई एमपी की बात कर रहे हो, तो आप वहाँ पे लिखोगे इंडेक्स एक पेज के ऊपर या कॉपी के ऊपर एमपी लिखोगे, वहाँ पे क्यू पाओ, उसको रखोगे क्यू को, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, ठीक है जी। बाद में रेजिग्नेशन देगा तो क्या होगा, टेन्यूर क्या है ना, ऐसे ऐसे बस सिंगल वर्ड। उसके बाद आपने ऐसे ऐसे करते जैसे पढ़ रहे हो अभी भी, चाहे आपने 21 के अंदर देना है, इंडेक्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो आपने, क्योंकि ये तो बेसिक बुक्स है, ये तो आपने पढ़नी है, इसमें चेंज कुछ होता नहीं। एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो आपने ये सारा काम कर देना है। उसके बाद अगले दिन उठना है, तो आपने इस पेज को निकालना है, चाहे फोटो खींच लो। तो वहां पे एमपी आया आपके पास, क्वालिफिकेशन आपने याद करनी है क्या है, ये क्या है, अच्छा टेन्योर कितना है, ठीक है जी, और क्या क्या है जो प्रोसीजर, वो क्या क्या है, नहीं याद हुआ, वापस बुक के अंदर जाना, उसके अंदर देखना, अच्छा ये था। आपने यहाँ पे एक गलती कर दी, भूल गए और दोबारा रिवाइज किया, तो आपका ब्रेन उसको जल्दी कैप्चर करता है। दूसरी बात, ये रिकॉल की कैपेसिटी बढ़ाता है कि वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, लेकिन आपके दिमाग से वो बाहर भी आएगी या नहीं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी इसकी गारंटी तो एग्जाम के अंदर हम टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। ऐसे करना है, ठीक है जी। ऐसे करते करते आपका ये सारा काम हो जाएगा। दूसरा कि अब रिवाइज, अगर नॉर्मली मैं बोलूँ, आप जो पढ़ते हो रिवाइज कर क्या कब तक करना है। हमारा ब्रेन की एक जो साइंटिफिक नॉलेज है, वो मतलब जो प्रोसीजर है उसका एक वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक ट्रैक पे काम करता है वो, कि फर्स्ट नॉलेज वो आपकी 24 आवर तक ब्रेन के अंदर जो रहती है, उसके बाद वो फेंट होना लगती है। जैसे मान लो आज आपने मेरा लेक्चर लगाया, कल तक आपको याद रहेगा हाँ सर ने क्या पढ़ाया था, लेकिन अभी मैं पूछूँ आपको 1 महीना पहले क्या पढ़ाया था, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। 24 आवर तक रहती है। तो मतलब अगर पहली आपकी 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था, आपकी दूसरी रिवीजन 2 अप्रैल को होनी चाहिए। उसके बाद 3 दिन बाद 5 अप्रैल, उसके बाद 1 वीक बाद 12 अप्रैल, उसके बाद 15 डेज बाद 27, उसके बाद 1 मंथ बाद 27 मई, ठीक है। उसके बाद जब आपने एग्ज़ाम देना है तब, बस अगर आपने ये इसको फॉलो कर लिया, फिर आप कुछ नहीं भूल सकते। व्हाट अबाउट फंडामेंटल राइट, डीएसपी, डीपीएसपी एंड वेरियस कमेटीज। अब देखो फंडामेंटल राइट की बात आ गई। फंडामेंटल राइट का मैं आपको बोलूँगा कि आप एक चार्ट बना लो। चार्ट के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट लिखना है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ कीवर्ड, ठीक है जी, कि ये आर्टिकल मान लो 19 है, उसके अंदर क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
है ना, एक सिंगल वर्ड। आर्टिकल 20 है, फिर 21 आ गया है ना, उसके अंदर ये है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किसके बेस पे ऊपर है, वो आपने पूरे लिखने हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है आप बार बार भूल जाओगे। ठीक है जी, तो रिस्ट्रिक्शन अगर आपको याद रही फिर आपका प्री के अंदर क्वेश्चन नहीं गलत होगा फंडामेंटल राइट से। तो आपने रिस्ट्रिक्शन याद करनी, तो ऐसे आप लाइन लगा के वो सारा बना लो। ऐसे ही कमेटी का करना है, तो अलग अलग चार्ट बने। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनका भी एक ऐसा ही चार्ट बनाना है आपने। वहाँ पे क्या लिखना है, 10 उनकी जो अपॉइंटमेंट है, क्वालिफिकेशन है, देन टेन्योर कितना है, और अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट, बस ये ऐसे लगा के और एक एक वर्ड लिखना है, क्योंकि वही आपको एग्जाम के अंदर भूलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं भूलता वहाँ पे। ठीक है, जो फैक्चुअल, दूसरी बात एक और कि आपने कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को अलग करना है। ये हम गलती कर जाते हैं। आपने जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत के अंदर 60% मटीरियल ऐसा होगा जो आपको याद है, वो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वो अंडरस्टैंड हो चुका है। लेकिन बाकी का 40% को मार्क करना है हमने, उसकी बार बार रिवीजन करनी है। जब हम आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ी, आप बोलोगे मैंने 4 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, कंसेप्ट के लिए ठीक है आपकी याद होगी, लेकिन फैक्ट के लिए तो 6 बार पढ़नी थी। तो अब आप 6 बार पूरी पढ़ोगे फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, फैक्ट को मार्क करना है और उसकी रिवीजन ज़्यादा करनी है, कंसेप्ट की कम करनी है, क्योंकि वो आपको रिटेन रहते हैं। स्पेक्ट्रम के अंदर भी ऐसा है। स्पेक्ट्रम के अंदर मैं कल बता दूंगा डिटेल के अंदर और भी आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। बेसिकली स्पेक्ट्रम के अंदर आप जब कर रहे हो, स्पेक्ट्रम के अंदर हमने क्या करना होता है कि जैसे मान लो आपकी जो भी ट्राइबल वाली है ना रिवोल्ट थे, उनको अलग पेज पे लिखना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। उसके बाद जो नॉर्मल सिविल रिबिलियन थे उनको अलग लिखना है, ताकि आपको वो भूले ना। ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे ही टेबल बनाना है आपने। वहाँ पे किसने स्टार्ट किया उसका नाम, और किसके अगेंस्ट था, क्या वो जमींदार के अगेंस्ट था या ब्रिटिशर के अगेंस्ट था, उनका नाम, और इसके अंदर कोई अगर गवर्नमेंट ने बाद में कोई एक्ट पास किया या नहीं किया, बस ये 3 चीज़ें उसके अंदर आपने रखनी है। तो उसका भी आपने ऐसे चार्ट बनाना है, क्योंकि बुक आप बार बार पढ़ोगे, अगेन कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन फैक्ट आपको एक पेज पे ऊपर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज उसके बाद में आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे एक पेज पे ऊपर आपने लिख लिया, उसके बाद आप मोबाइल से फोटो खींचो और अपने पास रखो, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी बन गई। आप फ्री बैठे हो कहीं भी कभी भी देख लिया उसको अंदर वो कर लिया। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपना कल सैटरडे, हाँ कल एडिटोरियल की क्लास के अंदर मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।